हेलो, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी अभी न्यू सेशन 10th क्लास में आए हैं। तो ये 10th क्लास का नोट्स है। यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का आपका। और ये जो नोट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आप इसको बस रीड कर ले और पेपर देख के आए। ये गारंटी है आपके 70-80% कहीं नहीं जा रहे अगर बस इसको एक बार रीड करना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको लिखते जाए जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये तीन वीडियो बनेगी इस एक चैप्टर के ऊपर। तो ये पहला वीडियो है, इसको आप पढ़ें और इसको कॉपी में लिखते जाए जितना हो सके। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के मतलब किसी देश के सदस्य जितने भी सदस्य उस देश में रहते हैं उन सभी के एक साझा पहचान हो, एक ही तरीके का प्रतीक हो, एक ही तरीके का ध्वज हो, झंडा हो, एक राष्ट्रीय ज्ञान हो, एक मतलब राष्ट्र की एक ही चीज़ हो, सभी एक ही आधार पर हो, राष्ट्रीय आधार पर। ठीक है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद की भावना को जड़ जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के मध्य के पहले यूरोप देश उस रूप में नहीं थे जिस रूप में उन्हें हम आज जानते हैं। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के वंशानुगत साम्राज्यों का राज हुआ करता था। ये सभी राजतांत्रिक शासक थे जिन्हें अपनी प्रजा पर पूरा नियंत्रण हुआ करता था। उस काल में तकनीकी में कई ऐसे बदलाव हुए जिसके कारण समाज में आए बदलाव में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। सन 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ ही नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन इस नई विचारधारा को जड़ जमाने में लगभग 100 साल लग गए। इसकी परिणति के रूप में फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। यही सिलसिला यूरोप के अन्य भागों में भी चलने लगा और 20वीं सदी के शुरुआत आते आते विश्व के कई भागों में आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। जैसा कि लिखा है, यूरोप आज हम जैसे जानते हैं वैसा पहले नहीं था। पहले हर जगह राजतांत्रिक रूप चलता था, तो धीरे धीरे रेवोल्यूशन हुए, उसमें प्रजातांत्रिक रूप से सभी देशों का गठन होने लग गया। ठीक है, और 1789 जहाँ से आंदोलन शुरू हुए हैं, राजनीतिक आंदोलन, प्रथम राजनीतिक आंदोलन भी कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति को, 1789 में हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव आए। सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से एक ऐसी संस्था को हुआ जिसका गठन नागरिकों द्वारा हुआ था, जिसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग ही आगे से अपने देश का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि प्रजातांत्रिक था। मतलब अब प्रजा के हाथ में सब कुछ था, जो तंत्र था वो प्रजा के हाथ में था, और प्रजा लोकतंत्र। ठीक है, अब लोकतंत्र है तो लोगों के हाथ में है, लोगों के लिए, लोगों के हित में ही अब काम कार्य होंगे, इसलिए माना जाने लगा कि फ्रांस की जनता ही अब वहाँ का भविष्य तय करेगी। ठीक है, राष्ट्र की भावना की रचना। क्रांति और लोगों में एक ऐसा साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। एक, पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसा समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त थे। राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि तिरंगा था।
स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत बनाए गए और शपथ लिए गए। शहीदों को नमन किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक जैसी नियम बनाए। फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। भार और मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। ठीक है, जैसे कि भार को नापने के लिए एक पद्धति अपनाई गई, जैसे हर जगह किलो में नापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं को नेपथ्य में ढकेला गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। क्रांतियों ने ये भी घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और वहां राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा। यूरोप के अन्य भागों पर प्रभाव। फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप के कई शहरों के लोग पूरी तरह प्रभावित थे और जोश में आ चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों और छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। उसकी गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा अतिक्रमण का रास्ता साफ कर दिया। 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली की एक बड़े भूभाग में घुसपैठ कर ली थी। इस तरह से फ्रांस की सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू किया। नेपोलियन। आप सभी ने बचपन से आज तक नेपोलियन नाम तो सुना होगा। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं थोड़ा सा। नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का बादशाह था। ठीक है। नेपोलियन ने फ्रांस से प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहां फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी, लेकिन उसने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए। उसने उस व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाने की कोशिश की। 1804 का सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ने जन्म के आधार पर मिलने वाले हर सुविधाओं को प्राप्त कर दिया। इसने कानून में सबको समान हैसियत प्रदान की और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया, जैसा कि उसने फ्रांस में किया था। अनेक नियंत्रण वाले हर इलाके में उसने नए नए सुधार किए। उसने डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभागों को सरल कर दिया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसान को दास्ता और जागीर को अदा होने वाली शुल्क से मुक्त कर दिया। शहर में प्रचलित शिल्प मंडियों द्वारा लगाई गई सीमितताओं को भी समाप्त किया। यातायात और संचार के साधन में सुधार किए। मतलब नेपोलियन ने लोकतंत्र से राजतंत्र बनाने की कोशिश की, लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे सुधार करे जो एक प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी सुधार थी। ठीक है। जनता की प्रतिक्रिया। इस नई आज़ादी का किसानों, कारीगरों और कामगारों ने जमकर स्वागत किया। उन्हें समझ आ गया था कि एक समान कानून और मापन पद्धति और एक साझा मुद्रा से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामान और मुद्रा के आदान प्रदान में बड़ी सहूलियत मिलने वाली थी। अब जैसे कि कहीं पे 1 रुपये का 1 किलो सामान आता है, तो कहीं पे 1 रुपये का 700 ग्राम सामान आता है। तो इस पद्धति को नेपोलियन ने सही करा। हर जगह पे एक मानक मापन पद्धति यूज़ करी। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक सुधार था किसी भी देश के लिए। लेकिन
जिन इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा जमाया था वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में तो फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही लोगों की समझ में आ गया था कि इन नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नेपोलियन द्वारा लाए गए प्रशासनिक बदलावों की तुलना में टैक्स में भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती अधिक भारी लगने लगे। इस तरह से शुरुआती जोश जल्द ही विरोध में बदलने लगा। ठीक है, अब जैसे नेपोलियन ने सुधार करे, ठीक है, सुधार करे, कुछ कुछ नियम बनाए जो लोगों को पहले तो अच्छी लगी कि हाँ ये कुछ कर रहा है हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे जब उसने जबरन भर्ती और भी कई सारे कांड करने लग गए तो उससे लोगों को पता चला हाँ ये अब सही नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना ये सब आप लिख लें, अपने कॉपी में उतार लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, ओके बाय।